प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, शक्ति क्लासेज में आपका स्वागत है। तो कैसे आप सब लोग? मैं आशा रखता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अपना जो गणित है वो आपको बिल्कुल आसान शब्दों में अपने उसको व्यक्त कर रहे हैं, तो आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो चलिए आज अपने प्रश्नमाला जो 2 चल रही थी उसका 2.2 प्रश्नावली है, उसको लेकर के आए हैं। तो बच्चों यहाँ पर अपना जो आज मुख्य टॉपिक है वो ये है कि किसी भी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो मान लीजिए कोई बहुपद है मेरे पास, द्विघात बहुपद मैं लेता हूँ, तो ये द्विघात बहुपद है ax² bx + c ये है। तो यहाँ पर अपने यदि देख रहे हैं कि कोई भी बहुपद है वो उसकी घात क्या होती है, तो चर की जो अधिकतम घात है, किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात उस बहुपद की घात, तो चर की अधिकतम घात यदि मैं देखूँ तो 2 है। तो इस बहुपद की घात कितनी हुई? 2 घात का बहुपद है, द्विघात बहुपद कहेंगे। बहुपद की घात 2 है। तो यहाँ से अपने को ये पता लग गया कि बहुपद की घात 2 है, तो जितनी घात का बहुपद होता है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। ये बात भी अपने को पता होनी चाहिए कि जितनी घात का बहुपद होता है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। तो इस बहुपद के शून्यक फिर कितने हुए? शून्यकों की संख्या भी 2 होगी। ये बात अपने को याद रखनी है कि 3 घात का बहुपद है तो उसके 3 शून्यक होते हैं। रेखिक बहुपद है तो उसका एक ही शून्यक होता है, क्योंकि रेखिक बहुपद 1 घात का बहुपद होता है। एक घात के बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं ना हमने, तो उसका एक ही शून्यक होगा। ठीक है, तो इसके 2 शून्यक होंगे। ये बात अपने पास से निकल के आई है। अब देखिए, मैं इस बहुपद को देखकर इसके शून्यकों के बारे में कुछ बातें आपको बता सकता हूं बिना हल किए, है ना? रुचि करिए, कैसे बता सकता हूं? मैं इस बहुपद को देख के आपके 2 शून्यक है ना, दोनों का योग बता सकता हूं और दोनों का गुणा बता सकता हूं। तो बच्चों ये कैसे बता सकते हैं? अपने क्या फॉर्मूला है अपने पास, क्या तरीका है, ये इसको सीखना है। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा इसमें तरीका बताता हूं कि सबसे पहले तो आपको ABC का पता होना चाहिए। ABC क्या है? तो यहाँ पर जो A है वो है x² का गुणांक, x² का गुणांक, यानी x² के गुणा में जो गुणांक है। ठीक है, B है वो है x का गुणांक, और C है वो अचर पद जो एक संख्या होती है या जिसका मान किसी शर्त पर निर्भर नहीं होता, स्वतंत्र जो संख्या है वो है। तो अपने पास यहाँ पर 3 ये वैल्यू आ गई ABC। इसके बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए। अभी A क्या है? A देखिएगा x² का गुणांक है। यहाँ पर देखिएगा ये x² के गुणा में A, x के गुणा में B। ठीक है, तो यही तो मैंने लिखा है, B x का गुणांक है और A x² का गुणांक और C अचर पद हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब अपने को ये बात पता लगी है कि इसके 2 शून्यक हैं। ठीक है, तो अब देखिए मैं इन दोनों शून्यकों का योग आपको बता सकता हूं, बस इतना सा पता होना चाहिए। शून्यकों का योग, शून्यकों के योग का सूत्र है -b/a। अब माइनस तो अपने लगा ही दिया। b क्या है? देखिए b क्या है? x का गुणांक, तो x का गुणांक बटा x² का गुणांक। ये अपने पास यदि अपने किसी भी बहुपद में, द्विघात बहुपद है, उसमें माइनस का चिन्ह लगाते हुए x का गुणांक और x² के गुणांक का अनुपात लेंगे तो वो बच्चों शून्यकों का योग होता है। किसी भी बहुपद को बिना हल किए अपने ये बता सकते हैं। चलिए, है ना? रुचि करिए। और दूसरा यदि मैं देखूं तो शून्यकों का गुणा भी आपको बता सकता हूं, शून्यकों का गुणा। तो इसका जो फॉर्मूला या संबंध जो बनेगा वो है C/A। ठीक है, तो C है अचर पद और A है x² का गुणांक। तो ये अपने को याद रखना है। इस तरह से ये अपने पास एक संबंध बन गया है, इसको अपने याद रखेंगे, इसका बार बार अपने उपयोग भी करना है। तो ये बात अपने पास इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण बात जो निकल के अपने सामने आई है वो ये है कि शून्यकों का योग होता है वो -b/a है। -b का मतलब होता है कि x का गुणांक, x के गुणांक और x² के गुणांक का ऋणात्मक यदि अपने लेंगे तो शून्यकों का योग आ जाएगा, और अचर पद और x² के गुणांक का यदि अनुपात लेंगे तो शून्यकों का गुण आ जाएगा। यानी यहाँ जो आंसर आएगा ना, वो दोनों शून्यक है जो आपको ज्ञात ही नहीं है अभी तक, उनका गुणा होगा, और ये जो आप ज्ञात करेंगे वो शून्यकों का योग होगा जो अभी तक आपने ज्ञात ही नहीं किए। तो देखो, किसी भी बहुपद के शून्यक ज्ञात करने से पहले उसके बारे में अपने ये घोषणाएं कर सकते हैं। तो चलिए इस पर आधारित अपने कुछ एक सवाल है वो करके देखेंगे। तो बहुत ही आसान से सवाल है और परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। भी हर बार एग्जाम में इस तरह के सवाल है वो आए हुए हैं, तो बड़े ही आप ढंग से इन सवालों को समझेंगे ताकि अपनी समझ है वो गहरी हो सके। एक बात इससे पहले मैं और आपको क्लियर कर दूं कि अपने पास द्विघात बहुपद है ना, तो वो इस तरह से आता है। द्विघात बहुपद 3 तरह के हैं अपने पास।
तीन तरह के द्विघात बहुपद है। एक तो इस तरह से आएंगे ax² bx + c, एक आएगा अपने पास इस तरह से ax² bx, अचर पद नहीं होगा, एक वाले में x वाला पद नहीं होगा, ax² c। इस तरह से आपको तीन तरह के जो सवाल है वो मिल सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इसको कैसे हल करना है, इसको तीनों को करने का अलग अलग मेथड है मेरे पास, ठीक है। तो मैं इनके टाइप के सवाल लेता हूं और अपने देखते हैं किस तरह से अपने हल करते हैं इनको, ठीक है। तो चलिए मैं पहला ही सवाल लेता हूं, उदाहरण नंबर 2 लेता हूं इसके लिए। तो देखिएगा उदाहरण नंबर 2 ये लेता हूं, अपने को ये भी देखना है कि किस टाइप का सवाल है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद आपको दे रखा है बच्चों x² + 7x + 10। तो द्विघात बहुपद x² 7x + 10 के शून्य ज्ञात करने हैं। इसके अपने को शून्य ज्ञात करने हैं और उसके बाद इसके शून्य को और गुणांकों में के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच भी करनी है कि शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए कि इसके बीच जो संबंध अभी लिखा था वो सही है क्या, ये जांच करना है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में बहुत बार आया हुआ है। तो चलिए आज इस सवाल से अपने रूबरू होते हैं, हल करना है। तो ये हो गया x² + 7x + 10, ये सवाल है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये इस टाइप का सवाल है, जो प्रथम ये टाइप है, ये वाला सवाल है। तो इस तरह के सवाल जो आ जाए तो अपने को कैसे हल करना है वो आज अपने सीखेंगे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले अपने इसके शून्य ज्ञात करते हैं। तो शून्य क्या होते हैं, तो चर के वे मान जो इसको शून्य कर दें, साधारण सी बात है, चर के वे मान जिसके लिए बहुपद का मान शून्य हो जाए। तो अपने इसके शून्य ज्ञात करने, तो अपने मान लेते हैं कि इसका मान शून्य है, तो वो शून्य एक बार आएंगे। तो माना मैंने इसको शून्य कर दिया, इसका मान शून्य हो गया। अब शून्य हुआ है तो x के मान है वो बाहर आ जाएंगे, भी क्या क्या है उसे अपने शून्य देख लेंगे। चलिए, तो ये सबसे पहले मैंने मान लिया कि इस बहुपद का मान शून्य हो गया है, क्योंकि शून्य का कार्य यही है, इसको शून्य कर देंगे। तो मैंने इसको शून्य कर दिया तो शून्य का पता लग जाएगा, शून्य रखेंगे तो ये शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, अब पहला कार्य अपने को क्या करना होता है, इस तरह का द्विघात बहुपद आ जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, a और c का गुणा करना होता है। a और c का मतलब ये होता है कि x² के गुणांक और अचर पद का गुणा करना होता है। तो यहाँ पर a का मान है वो 1 है, a का मान है वो 1 है, ठीक है। तो क्योंकि किसी भी संख्या के गुणा में कोई संख्या नहीं है तो 1 मानते हैं अपने। तो सबसे पहले आपको a और c का गुणा करना होता है बच्चों। a और c का मैं यदि गुणा करूँ तो a 1 है और c 10 है, तो 1 गुणा में 10 यानी 10 आ गया। ये बात आपको पता होनी चाहिए भी 10 कैसे आया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो राशि है उसका इसके साथ गुणा किया है, a और c, क्योंकि अपने देखा था a b c इस तरह से। तो सबसे पहले आपको a और c का गुणा करना है। तो a c का मान आ गया 10। अब चलना है आगे। अब यहाँ पर देखना है, यहाँ से यहाँ पहुँचे, यहाँ पर जोड़ भी 10 के अपने गुणनखंड करने हैं। तो देखिए 10 के संभावित गुणनखंड मैं बता देता हूँ क्या क्या हो सकते हैं। 10 के संभावित गुणनखंड है वो या तो अपने पास 1 और 10 हो सकते हैं, इस तरह से 1 गुणा 10 हो सकते हैं, या अपने पास 2 गुणा 5 हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह के 10 के 2 संभावित गुणनखंड हो सकते हैं अपने पास। अब 10 के ऐसा गुणनखंड आपको लेना है कि जिसको जोड़ें तो 7 आ जाए। यहाँ से पता चलेगा जोड़ना है या घटाना है। तो आपने जिसको जोड़ें तो 7 आ जाए, तो ये वाला सेलेक्ट हो गया। 2 और 5 7 होते हैं। पहले सबसे पहले दोबारा देख लीजिए, a और c का गुणा करना है, 10 आ गया। 10 के संभावित गुणनखंड भी 2 तरह से गुणनखंड कर सकते हैं 10 के। अब इसमें से लेना कौन सा है वो यहाँ से पता चलेगा। यहाँ पहुँचे इसके बाद ये निशान देखना है, जिनको जोड़े तो क्या आए 7 आए भी, यहाँ से यहाँ यहाँ इस तरह से जिनको जोड़ें तो 7 आए। इस चिन्ह को आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो चलिए मैंने ये सेलेक्ट हो गए 2 और 5। तो इसको लिखने का तरीका देख लीजिएगा, x² प्लस का है। अब 7x को ऐसे लिखेंगे 5x और 2x। ये देखिए पार्ट समझ में आया आप सब बच्चों को भी। 7 को अब क्या लिखना है, ये वाले सेलेक्ट हुए ना, तो ये लिख दिए मैंने 5x और 2x। अब देखिए इसको सोल्व करना है, ये ब्रैकेट खोलना है, तो बाहर प्लस का निशान है, तो निशान जो चिन्ह है उनमें कोई बदलाव नहीं आएगा। इस तरह से हल कर दिया बच्चों ने। अब प्रथम 2 जो पद हैं उनमें उभयनिष्ठ लेना है और अंतिम 2 है उनमें से उभयनिष्ठ को बाहर निकालना है। तो यहाँ पर x उभयनिष्ठ है, तो अंदर बच गया x² में x का भाग दिया x, यहाँ से x बाहर निकल गया तो 5। इसमें यदि देखूँ बच्चों में ये चिन्ह उभयनिष्ठ हो गया,
जो भी चिन्ह है वो उभयनिष्ठ लेना है अपने को। 2x और 10 में यदि मैं देखूं तो अपने को उभयनिष्ठ यदि देखें तो ये 2 के पहाड़े में आ रहे हैं दोनों, 2 और 10, तो यहाँ पर 2 उभयनिष्ठ हैं, तो x और यहाँ पर 5 बचेगा, तो ये पार्ट बराबर आएंगे। तो अब इनको कॉमन निकाल लो, उभयनिष्ठ इसको बाहर निकाल लेंगे, x + 5 और x + 2। अब देखेंगे या तो ये शून्य या ये शून्य या दोनों ही शून्य है, इस तरह का केस हो सकता है। तो अपने आगे इसको लिखता हूं कि x + 5 बराबर 0 या फिर x + 2 बराबर 0। x का मान आ गया, यहाँ पर पक्षांतरण करूंगा तो -5, x का मान आ गया -2। तो इस तरह से मेरे पास 2 शून्य आ गए हैं बच्चों, -5 और -2। अब अपने को ये देखो आगे इसने क्या लिखा है, आगे ये कह रहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए। यहाँ तक हो गया अपना काम, ज्ञात हो गए। शून्य और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। ये सवाल उठ के अब अपने सामने आए, ये आधा सवाल हो गया, आधा सवाल अब अपने अब हल करेंगे। तो देखिए बच्चों कैसे करना है। तो इसके लिए अपने क्या करते हैं, सबसे पहले शून्यकों के आधार पर, ठीक है, शून्यकों के आधार पर देखें तो शून्यकों का योग करना है और शून्यकों का गुणा करना है। तो ये लिख दूं मैं, शून्यकों का योग, तो योग कर दीजिए -5 और -2, -5 का योग करना है -2 में, तो -5 -2 कितने होते हैं, -7, और एक करना है शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा। तो ये आ गया बच्चों, -5 का गुणा करना है -2 से, तो माइनस को माइनस से गुणा किया, +5 दूनी 10। ये शून्यकों के आधार पे आ गया। अब अपने को इसको गुणांकों के आधार पर भी देखना है, क्योंकि इसने लिखा है ना शून्यकों और गुणांकों। अब ये चीज़ अपने गुणांकों के आधार पे करेंगे, ठीक है। दोबारा करते हैं इसको, तो ये पहली बार किया, अब मैं करता हूँ गुणांकों के आधार पर, गुणांकों के आधार पर, ठीक है। तो वही शून्यकों का योग ज्ञात करूँ, शून्यकों का योग, तो क्या संबंध था, -b/a, यही था ना। तो -b, तो माइनस का चिन्ह लगाओ पहले, तो b देखो क्या है, 7/1, तो -7, देखो यहाँ भी -7 है, यहाँ भी 7 है ना। शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा, तो बच्चों ये हो गया c/a। c का मान देखिए क्या है, 10/1, तो 10/1 यानी 10। तो बताओ संबंध कैसे हैं, बिल्कुल सत्य है। संबंध की सत्यता की जांच करनी थी, तो अपने लिख देंगे नीचे, अतः संबंध सत्य है, संबंध सत्य है। इस तरह से अपने को सवाल हल करना है। तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, ये फर्स्ट टाइप हो गया। अब अपने एक इस टाइप का लेंगे और एक उस टाइप का लेंगे, तीनों टाइप के सवाल अपने देखते हैं। तो चलिए अगला सवाल लेता हूँ। बिल्कुल आसान सवाल आपकी बुक्स में दिए गए हैं, बहुत ही रुचिकर सवाल भी हैं ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल मैं देखता हूं तो मेरे पास इस तरह से दिया गया है। उदाहरण नंबर 3 की यदि मैं बात करूं बच्चों, तो अपनी पाठ्य पुस्तक में यदि अपने देखें तो उदाहरण नंबर 3 जो दिया गया है वो है x² - 3 के शून्य ज्ञात करने हैं। तो यदि मैं ये देखूं तो ये टाइप आ गया है बच्चों, तीसरे टाइप का सवाल है, ये वाला टाइप आ गया। तो इस तरह का सवाल आए तो कैसे, इस तरह का सवाल आए और बीच में माइनस होगा तो अपने उसको हल कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके बीच में माइनस है तो हल करते हैं फिर इसको। शून्य ज्ञात करने हैं तो माना इसका मान 0 हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप का सवाल अपने हल किया था, अब तीसरे टाइप का सवाल है वो देख रहे हैं बच्चों, ठीक है। इस तरह का सवाल है तो कैसे हल करना है। तो इस तरह के सवाल में अपने को क्या करना है, बीच में माइनस है तो आपको एक सर्वसम्मिका याद होगी, a² - b², जिसको आप एक बार प्लस में लिख सकते थे, एक बार माइनस में लिख सकते थे, इस तरह से। तो अपने को पता है कि ये माइनस है तो ये भी किसी का वर्ग बन सकता है, ये भी किसी का वर्ग बन सकता है। तो x² को यदि मैं देखूं तो साधारण सी बात है कि वो x का वर्ग है, और 3 को मैं यदि देखूं तो 3 √3 का वर्ग होता है। यहाँ पर ये देखो आपको बड़ी रुचिकर बात मिलेगी कि भी 3 है ना, वो √3 का वर्ग होता है, ठीक है। तो मैंने दोनों जो राशियाँ हैं उसको वर्ग में कन्वर्ट कर दिया, दोनों को वर्ग में बदल दिया है। तो अब मेरे पास ये सर्वसम्मिका बन गई है। अब मैं इनको एक बार प्लस में लिख सकता हूँ, एक बार माइनस में, यानी x² - √3 का जो वर्ग है इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, x + √3 और x - √3, इस तरह से लिख सकते हैं। अब प्रत्येक पार्ट्स के बराबर 0, या तो ये शून्य या ये शून्य या दोनों शून्य है। तो
एक्स प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0, एक्स माइनस अंडर रूट 3 बराबर 0। तो एक्स का मान यदि मैं देखूंगा तो ये प्लस का अंडर रूट 3 है, दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का, और ये माइनस का है तो प्लस का। ये मेरे पास इसके दो शून्यक आ गए हैं बच्चों, क्योंकि द्विघात बहुपद है तो साधारण सी बात है इसके दो शून्यक होंगे, तो दोनों शून्यक मेरे पास आ गए हैं। अब चलिए इसके सत्यता की जांच अपने को करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं शून्यकों के आधार पर देखता हूं, शून्यकों के आधार पर शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो योग यदि बच्चों मैं देखूं तो माइनस अंडर रूट 3 और प्लस अंडर रूट 3, ये यदि मैं देखूं तो दोनों एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम है। पूर्णांकों के अंदर अपने पढ़े थे, तो ये योज्य प्रतिलोम है दोनों एक दूसरे के। तो माइनस अंडर रूट 3 में प्लस अंडर रूट 3 घट जाएगा तो ये शून्य आ जाएगा, इसका योग शून्य है। फिर किसी भी धनात्मक संख्या में उसी मान की ऋणात्मक संख्या यदि अपने जोड़ें तो वो शून्य आ जाएगा। शून्यकों का गुणा, गुणा यदि मैं देखूं तो माइनस अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 से करना है, तो माइनस का चिन्ह तो आएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस। अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, रूट 3 को रूट 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा ना। तो ये लीजिए -3, ठीक है। अब यही कार्य अपने, अब तो शून्यकों के आधार पे किया था ना, अब किसके आधार पे करना है, शून्यकों और गुणांकों। अब गुणांकों के आधार पर, क्योंकि गुणांकों के बारे में भी अपने को पता है, गुणांकों के संबंध है, उससे शून्यकों का योग ज्ञात कर सकते हैं, शून्यकों का गुणा ज्ञात कर सकते हैं। तो शून्य गुणांकों के आधार पर, गुणांकों के आधार पर सबसे पहले शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो मेरे पास संबंध होता है -b बटाए, तो -b देखिए क्या है यहाँ पर, देखो ये स्टेप इस तरह से है। यदि इस बहुपद को मैं विस्तार से देखूं तो इस तरह से आएगा बच्चों, ये x² + 0b -3 0, b का गुणा 0 के साथ हुआ, b का गुणा 0 के साथ हुआ, तो ये पूरा का पूरा स्टेप कैंसिल हो गया क्योंकि 0 ही हो गया। इसलिए आपके पास ये दिखने में आपको x² -3 है, सॉरी x, ये इस तरह से है x² + 0x -3। यहाँ पर b का मान 0 था, इसलिए x का b के साथ गुणा हुआ तो वो पूरा पूरा स्टेप ही 0 हो गया, तो ये स्टेप कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपको ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर b का मान है वो 0 है, तो 0 बटा a है 1, तो 0 ही आ गया बच्चों। देखिए योग 0 है। शून्यकों का गुणा यदि मैं देखूं, शून्यकों का गुणा, तो इसका मेरे पास संबंध होता है c बटा a, तो c का मान है -3 बटा 1 यानी -3। तो देखो ये -3 0 0 -3 बिल्कुल समान ही तो है, तो अपने कह सकते हैं आता है संबंध सत्य है। तो इसके अंत में आप लिख देंगे आता है संबंध सत्य है, किस किस के बीच में, गुणांकों और शून्यकों के बीच में। तो इस तरह से बच्चों अपना ये पार्ट हल हुआ। इसी तरह बीच का भी एक सवाल यदि उठा के अपने देखें तो भी अपने को समझ में आए। अपने फर्स्ट और थर्ड टाइप देख लिया है, तो चलिए मैं एक इस तरह का सवाल और देखता हूँ जिससे आपको और पता लग जाएगा। तो इसमें मैं लेता हूँ अपने जो पहले का चौथा सवाल लेता हूँ। इस तरह का एग्जाम्पल्स मेरे पास इस बुक्स में नहीं है, तो अपने कोई बात नहीं, अपने दूसरे का पहला सवाल, दूसरे का चौथा ले लेंगे ताकि अपने को बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए। दूसरे का चौथा ये है बच्चों 4u² + 8u, ये देखिए ये वाला पार्ट से तीसरा टाइप ले रहा हूँ। इस तरह का सवाल आ जाए तो आपको कैसे करना है, तो देखिए बच्चों बिल्कुल आसान सा तरीका होगा इसका हल। ये दूसरे का चौथा सवाल ये है, मैंने जो अपनी प्रश्नमाला 2.2 है वहाँ से उठाया है। तो माना 4u² + 8u = 0 मान लो। तो इस टाइप का सवाल आया तो आपको a और c का गुणा करना था, फिर उसके गुणनखंड करने थे, फिर उसमें कौन सा चयन करना है वो लेना था। इस तरह का आया तो उसको a - b² की जो स्रोत समीका उसमें बदलना था। इस टाइप का आए तो यहाँ पर देखो आपके पास महत्वपूर्ण बात ये निकल के आ रही है कि हाँ कुछ आपको उभयनिष्ठ पद दिखाई दे रहे हैं, उसमें से उभयनिष्ठ है उसको निकालना है, बाहर कॉमन लेना है। तो 4u² + 8u में क्या आ रहा है, दोनों 4 के पहाड़े में है तो 4 आ गया, और एक u है वो आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ बचेगा u + 2, ये सुनिए। देखिए 4 में 4 का भाग्य 1, u² में u का भाग्य तो u, 8 में 4 का भाग्य 2, u में u का भाग्य 1, जो लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो या तो यहाँ पर देखो बिल्कुल आसान बन गया कि यहाँ पर या तो 4u है, 4u है, इसका मान 0 है, या u +
2 का मान शून्य है या दोनों का शून्य है। ठीक है, तो u का मान आ गया यहाँ पर, ये 4 यहाँ पर गुणा में दूसरी साइड में जाएगा तो भाग में, 0 की कोई भी संख्या भाग में जाए तो वो 0 ही हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर u का मान आ गया बच्चों -2। तो देखो कितना आसानी से सरल हो गया, इसको अपने हल कर लिया है, शून्य ज्ञात कर लिए। तो ये पार्ट्स बिल्कुल ही आसान है, ये वाला पार्ट्स है, ये वाला है, ये देखते ही इसके आंसर आ जाएंगे। ठीक है ना, ये वाला आए तो आपको a² - b² में कन्वर्ट करना है, ये वाला है तो आपको व्यनिष्ठ लेना है, और ये आए तो फिर आपको a और c का गुणा करके और फिर उसके आगे गुणनखंड करके उसको हल करना है। तीनों टाइप्स अपने सामने हैं। अब चलिए शून्यकों के आधार पर देखते हैं इसको। शून्यकों के आधार पर शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग करता हूँ बच्चों, तो मेरे पास आ गया 0 + -2, तो 0 - 2 -2 आ गया। शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा देखता हूँ बच्चों, तो ये आ गया 0 का गुणा -2 से, तो 0 ही आएगा। अब गुणांकों के आधार पे देखें, क्योंकि अपने शून्यकों और गुणांकों है ना, अब गुणांकों के आधार पे ये की ये बातें देखेंगे। गुणांकों के आधार पर तो ये आ गया अपने पास शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग किस किस का अनुपात होता है? b और a का ऋणात्मक अनुपात होता है। ठीक है, तो माइनस का चिन्ह मैंने पहले लगा लिया। b का मान देखता हूँ, तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह से है, इसको यदि देखेंगे तो ये इस तरह का अपने पास केस है, 4u² 8u + 0 = 0। c का मान है वो 0 है यहाँ पर, तो 0 को इसलिए लिखा नहीं है, हटा दिया होगा। ये लो, तो ये आपको दिखाई दे रहा है 4u² + 8u = 0 है ना। तो यहाँ पर b का मान आ गया 8 और a का मान आ गया 4, तो -2 आ गया। देखिए -2 बिल्कुल संबंध, इसमें सत्यता दिखाई दे रही है। शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा, इसका c और a का अनुपात होता है, तो अचर पद 0 है उसमें, a है वो 4 है तो 0। देखिए ये भी 0 है वो भी, तो क्या कह सकते हैं अपने, संबंध सत्य हुआ या नहीं हुआ? तो संबंध सत्य है, आता है संबंध सत्य है। तो बच्चों मैंने तीनों टाइप्स के एक सवाल करके आपको दिखाए हैं, तो मेरा विश्वास आपको समझ में भी आए होंगे। तो इस तरह से अपने को ये सवाल हल करने हैं। तो इसी तरह अपने 2.2 है उसका पहला सवाल है, उसमें इस तरह के सवाल दिए गए हैं, तो ये पार्ट्स अपने हल करके देखें। तो यदि दोबारा मैं देखूं तो इस तरह का जो मैंने सवाल लिया था वो था x² + 7x + 10 था। इस तरह का जो मैंने सवाल लिया था वो 4u + 8u था। ठीक है, और इस तरह का जो मैंने सवाल लिया था वो x² - 3 वाला था। तो ये 3 टाइप्स के सवाल हैं जो आप अच्छी तरह से समझ जाए भी कौन सा तरीका अपने को काम में लेना है। इस तरह का आए जिसमें तीनों पार्ट्स हों तो ये वाला मेथड जो पहला, और इस तरह का यदि आए तो व्यनिष्ठ लेने वाला भी व्यनिष्ठ निकालना है, और इस तरह का आए तो अपने को a² - b² बनाना है, और इस तरह का आए तो फिर अपने को वही है ac का गुणा करना है, फिर इसके गुणन कट करके और फिर उसको आगे हल करना है। तो तीनों टाइप्स बच्चों आपको आने चाहिए। इसमें c है वो 0 है, इसमें b है वो 0 है, इसमें a b c तीनों का ही मान है। इसमें यदि देखें तो a b c तीनों ही है। इसमें यदि देखूँ तो अपने पास c 0 है, और इसमें यदि मैं देखूँ तो b 0 है, ये अंतर है। भी आप देखेंगे इनमें क्या डिफरेंस है, तो ये है इसमें a b c तीनों के मान है, इसमें c का मान 0 है, इसमें b का मान 0 है। तो b का मान 0 है तो ऐसे हल करना है, c का मान 0 है तो ऐसे हल करना है। तो बहुत ही साधारण सवाल आपको दिए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरा विश्वास है आपको समझ में भी आए होंगे। यदि फिर भी आपको लगे कि इसमें क्लियर नहीं हुआ है तो आप दोबारा वीडियो को देख लें, आराम से इसको देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। बिल्कुल आसान सा तरीका इसका दिया गया है। अब चलिए उदाहरण नंबर 4 लेता हूँ मैं। एक द्विघात बहुपद अपने को ज्ञात करना है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसके शून्यकों का योग और गुणा आपको दे रखा है, जिसके शून्यकों का योग व गुणा क्रमशः आपको ये दिया जाएगा -3 और 2 है, -3 और 2 है, ये सवाल है बच्चों। ठीक है, तो देखिए ये तो है शून्यकों का योग और ये है गुणा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको यूं लिख दूं, शून्यकों का योग
शून्यकों का जो योग होता है ना उसको अपने -b/a से लिखते हैं। तो -b/a का मान है -3। ठीक है, ये देखिए, ये बात आपको क्लियर पता होनी चाहिए। शून्यकों का योग -b/a ही तो होता है, उसका मान -3 है, तो ये लिख दिया। शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा तो ये होता है c/a, तो c/a का मान 2 है। इस तरह से आपको बिल्कुल क्लियर कर लेना है। भी आपके पास अब देखो बच्चों, हर एक संख्या के बटा में 1 होता है, तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो हर बराबर करने हैं, यहाँ पर हर बराबर है। यदि हर बराबर नहीं है तो आप तुल्य भिन्न का प्रयोग करके उसको बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास हर बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि a का मान दोनों में समान होना चाहिए। हर देखो यहाँ पर जो अपने पास अनुपात है उसमें दोनों में बटा में a ही होता है, तो a का मान है वो बराबर होना चाहिए, तभी अपने b और c के बारे में बता सकेंगे। तो ये a का मान बराबर है। यदि बराबर नहीं भी होगा, जैसे सपोज कीजिए आपके पास इस तरह से आ जाए, तो आप क्या करेंगे, इस तरह से आ गया तो इसके बटा में 1 लगाएंगे आप। अब देखिए ये बराबर नहीं है, तो आप इसको बराबर कैसे करते हैं वो भी अपने को पता होना चाहिए। तो अपने 2 और 1 का लघुत्तम देखेंगे, 2 और 1 का लघुत्तम 2 ही होता है, तो अपने को ये पता लग गया इनके दोनों के हर है वो 2-2 हो सकते हैं, दोनों के हर है वो 2-2 हो सकते हैं बराबर। तो ये तो ऑलरेडी 2 है, इसको 2 करना है तो अंश और हर से समान संख्या से गुणा कर देंगे। तो 5 को अपने 10/2, 5 ही होगा ना वो, 10/2 लिख सकते हैं। अब ये देखो, इसका भी हर बराबर है, इसका भी हर बराबर है। तो इस तरह किसी भी संख्या भिन्न में जो 2 भिन्न हैं उसके हर है वो अपने बराबर कर सकते हैं। तो अपना मुख्य कार्य यही रहेगा कि आपको हर बराबर करने हैं। यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी हर बराबर है, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ अब आगे। ठीक है, तो यदि a का मान 1 है तो b का मान कितना होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, b का मान 3 और c का मान 2 होगा। ये बात देखिए, यदि a का मान 1 है तो b का मान 3, क्योंकि माइनस से माइनस छोड़ दो, तुलना करेंगे तो b का मान 3 और c का मान 2। अब देखो बच्चों, द्विघात बहुपद अपने पास आपको पता है व्यापक रूप इसका, तो द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² bx + c होता है। तो इसमें मान रख दो, 1x², 3x और 2, 1 का गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा। ये अपने पास आंसर आ गया बच्चों, ये बहुपद है आपका, है ना, आसान सवाल। तो इस तरह के सवाल आपकी किताब में दिए गए और परीक्षा की दृष्टि देखें तो महत्वपूर्ण भी है ये। हर बार एग्जाम में ऐसे सवाल आए हुए हैं और बिल्कुल आसान है। तो क्यों है ना बहुपद आसान। तो यदि बहुपद को आप इसी तरह से, इसी लहजे से आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको आसान लगेंगे। तो मेरा विश्वास आपको समझ में आए होंगे और आप इसी तरह इनको देखते रहें। और यदि किसी प्रकार की आपको समस्या आ रही है तो वीडियो को पुनः भी देख सकते हैं आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप 2.2 के सवाल करके देख लीजिएगा। हो सकते हैं आप, मेरा विश्वास है कि आपको सारे सवाल आने लग गए होंगे, तो बिल्कुल प्रयास करके देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए